नमस्ते बच्चों, मिथिला कॉमर्स एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज की इस क्लास में हम लोग व्यावसायिक नियामक रूपरेखा और जिसको इंग्लिश में हम लोग कहते हैं बिजनेस रेगुलेटरी एंड फ्रेमवर्क, जिसका कि अब एग्ज़ाम होने वाला है, मतलब बीकॉम पार्ट 2 का एग्ज़ाम अब स्टार्ट होने वाला है। तो उसमें जो सबसे पहला ऑनर्स पेपर यानी कि ऑनर्स पेपर नंबर 3 है, उसका नाम यही है, मतलब लॉ है ऑनर्स आपका पेपर, जिसको पूरा नाम जो है वैसे हम लोग शॉर्टकट में तो BRF कहते हैं, वैसे व्यावसायिक नियामक रूपरेखा है। तो इसमें कैसे कैसे क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में आएंगे या मतलब कौन कौन सा ऐसा क्वेश्चन है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, इन सभी बातों का इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। वैसे आपके पास जो भी गेस्ट पेपर हैं, जैसे कि रेखा है, मनोरमा है, या जो भी गेस्ट पेपर है, उसमें जो फ्रंट पेज पे दिया रहता है कि इम्पॉर्टेंट गेस्ट क्वेश्चन ज़्यादातर उसी में से आते हैं, लेकिन स्ट्रैटेजी क्या अपनानी है, कैसे करके आपके मार्क्स थोड़े अच्छे आएंगे, वो सभी चीज़ों को और कुछ ऐसे क्वेश्चंस जो एक प्रकार से ब्लूप्रिंट क्वेश्चन है, मतलब एग्ज़ाम में आते ही आते हैं, उन सभी चीज़ों को इस वीडियो में हम लोग पूरा डिस्कस करेंगे। तो आप अगर इस वीडियो को पूरा कंप्लीट देखेंगे तो बहुत कुछ आइडिया लग जाएगा और आपका ये एग्ज़ाम भी आई होप कि बहुत अच्छा होगा इस वीडियो को देखने के बाद। तो आइए चलो शुरू करते हैं और जानते हैं कि इस टॉपिक में कौन कौन से मतलब इस सब्जेक्ट में कौन कौन से टॉपिक हैं जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। इसमें सबसे पहले मैं आपको दिखा दूं, वैसे आप सब जानते ही होंगे कि जैसे इसमें एक तो पार्टनरशिप एक्ट है और LLP भी है, लिमिटेड लायबिलिटीज पार्टनरशिप भी है। इसमें एक क्वेश्चन रहता है कि व्हाट इज़ पार्टनरशिप एंड हाउ इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम LLP, मतलब साझेदारी क्या है और साझेदारी और की विशेषताएं क्या क्या हैं, और साझेदारी और लिमिटेड लायबिलिटीज जो है पार्टनरशिप, उसमें क्या अंतर है। ये एक क्वेश्चन जो है आपका ब्लूप्रिंट है, मतलब पार्टनरशिप से अगर कोई क्वेश्चन आता है तो आप अगर इसके आंसर्स को याद करके जाते हैं तो वही आंसर आपका फिट बैठ जाएगा, कोई आपको प्रॉब्लम वाली बात नहीं होगी। दूसरा, जैसे एक है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम है, हिंदी में मैं बोल रहा हूँ, इंग्लिश में कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है। इस पे केवल एक ही क्वेश्चन आता है कि कंज्यूमर कौन होते हैं और कंज्यूमर के अधिकार क्या होते हैं। तो ये एक ब्लूप्रिंट क्वेश्चन हो गया, इसको आप करेंगे, इसको आप करेंगे तो 2 क्वेश्चन आपके लगभग तय हैं। इसके बाद जैसे निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट है, विनिमय अधिनियम है, ठीक है। तो निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट जो है उसमें एक क्वेश्चन अधिकतर रहता है कि निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट किसे कहते हैं और निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के कौन कौन से ऐसे विशेषताएं हैं और हम निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स को किस प्रकार से ट्रांसफ़र कर सकते हैं, एज वेल एज होल्डर एंड होल्डर इन ड्यू कोर्स क्या होता है। तो होल्डर के धारक और इसको हिंदी में ना होल्डर को धारक कहते हैं, तो ये क्या होता है और इन दोनों में क्या अंतर है, ये एक क्वेश्चन है। तो ये जो मैंने अभी आपको ये 3 क्वेश्चन दिखाया, ये 3 क्वेश्चन ज़्यादातर एग्जाम में आते रहते हैं और तीनों क्वेश्चन में कुछ खास जो है बदलाव नहीं होता है। तो आप इन 3 क्वेश्चनों को बड़ी आसानी से करके जा सकते हैं, याद भी कर लीजिए इन 3 क्वेश्चनों को। अगर कितना भी भारी क्वेश्चन आएगा तो ये 3 क्वेश्चन एज इट इज़ रहता ही है। जैसे कि निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में होता है कि विनिमय पत्र क्या है, प्रतिज्ञा पत्र क्या है, चेक क्या है। विनिमय पत्र, प्रतिज्ञा पत्र, चेक के बारे में अगर बहुत ज़्यादा पढ़ के जाएंगे तो आप इनके आंसरों को बड़ी आसानी से लिख सकते हैं। इसके बाद जो एक है कि सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट जैसे है, तो सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट अगर आप करके जाते हैं तो सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में भी आपको लिमिटेड पढ़ना है। जैसे कि सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में सेल्स क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट और सेल्स में क्या अंतर है, यानी कि सेल्स एंड एग्रीमेंट टू सेल में क्या अंतर है, गुड्स किसे कहते हैं, प्राइस कितने तरह के होते हैं, कंडीशन एंड वारंटी कभी आया नहीं है एग्जाम में क्वेश्चन, लेकिन किसी अदर यूनिवर्सिटी की अगर बात करें तो सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट से अगर जब कभी भी क्वेश्चन आता है वस्तु विक्रय अधिनियम जो है इससे, तो उसमें कंडीशन एंड वारंटी में अंतर लिखने के लिए ज़रूर आता है, लेकिन आपके LNMU में कभी ये आया नहीं है। तो हो सकता है कि एक नया चीज़ ये यहाँ पर आपको डाल सकते हैं। पिछली बार भी अनपेड सेलर के बारे में क्वेश्चन आया था कि आदत विक्रेता कौन होते हैं, जिनको प्राइस अभी तक मिला नहीं है वो आदत विक्रेता होते हैं, तो उसके ऊपर क्वेश्चन रहता है। तो देखिए ये जो मैं आपको बता रहा हूँ अभी यहाँ पर, ये सब देखिए 1 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, एक ये हो गया 3 क्वेश्चन, एक 4 क्वेश्चन हो गया, और इसमें 2 क्वेश्चन आप और ले लीजिए तो 6 क्वेश्चन हो गया। ये सब 6 क्वेश्चन वो बदल नहीं पाएंगे, उनको यही सब चीज़ इन टॉपिक से पूछना ही पड़ेगा। ज़्यादा जो क्वेश्चन पूछते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से पूछते हैं, तो वो मैं अभी आपको बता देता हूँ कि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में कौन कौन से टॉपिक हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे। लेकिन अगर आप कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को पढ़ना शुरू करेंगे तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जो है वो बहुत बड़ा है, तो उसमें क्या क्वेश्चन पूछेगा नहीं पूछेगा उसका कोई ठीक नहीं है, इसीलिए आप क्या कीजिए, इन सब चीज़ों को करके जाइए ज़रूर।
उसके बाद जैसे कि इंडियन कंपनीज एक्ट है, तो इंडियन कंपनीज एक्ट जो है इसमें जैसे कंपनी क्या है, कंपनी की क्या विशेषताएं होती हैं, ये आप याद करके जाइए, बहुत आसान होगा। मीटिंग्स के बारे में थोड़ा सा पढ़ के जाइए, पब्लिक कंपनी प्राइवेट कंपनी के बारे में पढ़ के जाइए। पिछली बार एसोसिएशन आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के बारे में पूछा था, तो अगर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के बारे में पूछ दिया है तो हो सकता है दोबारा पूछे या फिर नहीं पूछे, तो इसको थोड़ा सा पढ़ ही लीजिएगा, ठीक है। तो ये तो हुआ एक नॉर्मल सी बात। अब आते हैं कि हम लोगों का जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, जो सबसे बड़ा एक्ट है, इससे तो क्वेश्चन पूछता ही पूछता है। तो कौन कौन से ऐसे क्वेश्चन हैं जो इससे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से आप मान के चलिए, कभी कभी ऐसा होता है कि 100 नंबर के क्वेश्चन में आपका जो है, जैसे कि 100 नंबर का जो क्वेश्चन होगा तो उसमें आपका क्या रहता है, आप देखिए 100 नंबर का अगर आपका क्वेश्चन पेपर है तो 100 नंबर के क्वेश्चन पेपर में जो है फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो तो ट्रू एंड फॉल्स रहेगा। ट्रू एंड फॉल्स जो पहला क्वेश्चन है वो ट्रू एंड फॉल्स रहेगा। टोटल जो है वो 10 क्वेश्चन होंगे, जिस हर एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का रहेगा, तो पहला क्वेश्चन ट्रू एंड फॉल्स ही रहता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 से लेकर आपका क्वेश्चन नंबर 10 तक, इसमें से आपको क्या करना है, तो कोई भी 5 बनाना है। 5 क्वेश्चन, 5 नहीं 4, कोई भी 4 क्वेश्चन आपको करने हैं। तो अब 9 में से 4 क्वेश्चन करने हैं, तो इसका ये मतलब हुआ कि 5 क्वेश्चन को आप छोड़ सकते हैं। ये बहुत बड़ा ऑफर है। तो अब कभी कभी ऐसा होता है ना कि ये जो 10 क्वेश्चन, ये जो यहाँ पे 9 क्वेश्चन लिखे हैं ना, इसमें से 4 क्वेश्चन जो है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से ही आ जाते हैं। इसका ये मतलब हुआ 4 इंटू में 20, मतलब कभी कभी जो है 80 नंबर का क्वेश्चन तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से आ जाता है। अगर आप देखेंगे तो टोटल जो है 10 क्वेश्चन होते हैं, तो इसका मतलब 200 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। इस 200 मार्क्स में से आपको 100 मार्क्स का क्वेश्चन करना होता है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि 200 मार्क्स में कभी कभी 80 मार्क्स का क्वेश्चन जो है वो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से ही आ जाता है। तो इसीलिए कॉन्ट्रैक्ट एक्ट इंपॉर्टेंट तो बहुत ज़्यादा है, बट आप कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को लास्ट टाइम में अगर कर रहे हैं, शुरू से कर रहे हैं, तब तो आपको याद होगा। या फिर अगर आप सीए वगैरह की तैयारी कर रहे हैं तब तो आपको बड़ी आसानी से ये टॉपिक कर जाएंगे। लेकिन अगर आप केवल बीकॉम कर रहे हैं, आपने शुरू से नहीं किया है, तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को करना बड़ी मुश्किल होगा। तो ऐसे केस में आप इसमें क्या क्या कर सकते हो, वो देखिए इतनी चीज़ें इसमें आती है। जैसे कि ऑफ़र एक्सेप्टेंस क्या है, इसके सॉरी ऑफ़र एक्सेप्टेंस क्या है, इसके एसेंशियल एलिमेंट्स क्या हैं, फ्री कंसेंट्स क्या होते हैं, बेलमेंट क्या होता है, प्लेज क्या है, एजेंसी। तो आप एक एजेंसी को ज़रूर करके जाइए, एजेंसी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया। इसके बाद जैसे कैसे करके कॉन्ट्रैक्ट को ख़त्म करेंगे, तो ये एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया। डिस्चार्ज, इंडिमनिटी एंड गारंटी का क्वेश्चन 1-2 बार आया हुआ है। वॉइड एग्रीमेंट क्या होते हैं, 1 बार आया हुआ। कंसीडरेशन क्या होता है, जिसको कि प्रतिफल कहते हैं, तो वो क्या होता है। तो मेरे हिसाब से अगर कॉन्ट्रैक्ट पे करना चाहें क्वेश्चन, तो आप एक एजेंसी को इस बार करके जाइए। और एक जो है कि कॉन्ट्रैक्ट होता क्या है, मतलब एग्रीमेंट क्या होता है, प्रपोजल क्या होता है, ये बेसिक क्वेश्चन आप जरूर करके जाइए। इसका एक तो एक ये और एक बेसिक क्वेश्चन ये हो गया, 2 क्वेश्चन हो गया। इसके अलावा मैंने आपको दिखाया क्वेश्चन सब कि आप क्या क्या कर सकते हैं इन क्वेश्चनों में, ठीक है। तो ये इस तरीके से अगर आप तैयारी करके जाते हैं तो आपके लिए जो है बिजनेस रेगुलेटरी एंड फ्रेमवर्क का क्वेश्चन जो है बहुत आसान रहेगा। कुछ कुछ चीज़ें और जैसे मैं दिखा देता हूँ, जैसे कि सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट है। तो सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930 में सेल्स और विक्रय का ठहराव, जैसे एग्रीमेंट टू सेल, इन दोनों में क्या अंतर होता है ये ज़रूर पढ़ के जाएँ। डिलीवरी ऑफ गुड्स क्या होती है, इसमें क्या अधिकार मिलता है, ये पढ़ के जाइए। क्रेता सावधान इस बार के लिए थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको जरूर करके जाइएगा। अनपेड सेलर पूछा नहीं है, तो ये भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो गया। बिल ऑफ एक्सचेंज में एक ही क्वेश्चन ही होता है कि बिल ऑफ एक्सचेंज है क्या, विनिमय पत्र क्या है, प्रतिज्ञा पत्र क्या है, चेक क्या होता है, इससे संबंधित क्या आपको मतलब इसकी क्या विशेषताएं हैं, इसके क्या मतलब लिमिटेशंस हैं। तो ये सारी चीज़ें आप इससे बेसिक क्वेश्चन पढ़ के जाइए। पार्टनरशिप और उसके फीचर्स में, पार्टनरशिप क्या होती है और इसके जो फीचर्स हैं, जो आपने क्लास 12th में पढ़ा होगा या 11th बिजनेस स्टडीज़ में पढ़ा होगा, वही आंसर यहाँ पे भी आपको लिखना है। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में आपको ये पूछा जाता है कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट क्यों बनाया गया, इसकी क्या विशेषताएं होती है, इससे क्या फ़ायदा होगा। तो ये सारी चीज़ें इसमें आपको करना है। एक और भी चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, अक्सर आपसे पूछते हैं कि सर लॉ में कितना पेज आंसर लिखना चाहिए, कैसे करके लिखें नहीं लिखें, तो मैं आपको उससे संबंधित चीज़ें एक बता देता हूँ। देखिए, जब कभी भी आप लॉ में कोई भी आंसर लिखेंगे तो आपको एटलीस्ट 5-6 पेज लिखना ही पड़ेगा।
अब आप कहेंगे कि 5-6 पेज हम लिखेंगे कैसे, आंसर अगर मान लीजिए किसी क्वेश्चन का 2 ही पेज का है तो कैसे करके उसको 5-6 पेज बनाएंगे। चूँकि मार्क्स बहुत ज़्यादा हैं, यहाँ पे 20 मार्क्स का क्वेश्चन है, इसीलिए आपको 5-6 पेज से ज़्यादा में लिखना ही पड़ेगा। तो आप अपने आंसर को कैसे कैसे करके बढ़ा सकते हैं वो देखो। जैसे सबसे पहले कोई भी टॉपिक है तो उसका एक इंट्रोडक्शन लिखो। इंट्रोडक्शन अपनी भाषा में लिख सकते हैं, अपने हिसाब से लिख सकते हैं, लेकिन डेफिनीशंस आपको एक स्पष्ट रूप से जो किसी राइटर की डेफिनीशन होगा या किसी प्रोफेसर का डेफिनीशन होगा वो आप, या कानून के आधार पे डेफिनीशन होगा वो आप प्रॉपर अगर आपको याद है तो वो लिख दीजिए। इसके बाद अपना इंट्रोडक्शन और डेफिनीशन के आधार पर फिर अपने हिसाब से उसका कोई अर्थ निकालिए, वो नीचे लिख दीजिए। इसके बाद फिर उसके आवश्यक तत्व क्या हैं, तो आवश्यक तत्व और विशेषताएं और फायदे, ये तीनों चीज़ एक ही जैसे होते हैं। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो थोड़ा बहुत अंतर होता है, तो इसमें कुछ बदल बदल के आप लिख दीजिए। जैसे मान लीजिए आपको विशेषताएं याद हैं तो विशेषताएं में ही थोड़ा सा चेंज करके तत्व वगैरह बना दीजिए, आगे पीछे कर दीजिए, जैसे सीक्वेंस बदल दीजिए। तो वो आप तत्व लिखिए, विशेषताएं लिखिए, और इसी विशेषताएं में आप पढ़ के थोड़ा सा मतलब हेडिंग आपको रखना है, अलग अलग नाम से हेडिंग रखना है, या आप उसका फ़ायदा भी बना के लिख दीजिए। तो देखिए आपका एक ही चीज़ से आंसर बढ़ जाएगा। हाँ, अब इसमें ये बात है कि आपको कुछ ना कुछ प्रॉपर वे में याद रहना चाहिए। जैसे अगर 5 विशेषताएं तो 5 विशेषताएं आपको प्रॉपर वे में उसका हेडिंग याद हो, अंदर आप अपने हिसाब से भी लिख सकते हैं। फिर उसके कुछ ना कुछ नुकसान लिखिए, डिसएडवांटेज, कोई भी चीज़ है तो उसका कुछ ना कुछ डिसएडवांटेज भी होगा, वो लिख दीजिए। उसके कितने प्रकार हैं ये लिख दीजिए। और अगर तब भी अगर आपका पेज बहुत आगे नहीं जा रहा है तो आप कुछ तुलना कर दीजिए। जैसे कि मान लीजिए साझेदारी है तो साझेदारी का कंपनी के साथ तुलना कर दीजिए, साझेदारी का सोल प्रोप्राइटरशिप के साथ तुलना कर दीजिए, साझेदारी का किसी अन्य तरह के व्यवसाय से तुलना कर दीजिए। तो आपका क्या होगा, आंसर बढ़ता जाएगा। तो इतने टॉपिक्स में अगर आप किसी भी क्वेश्चन को मतलब किसी भी क्वेश्चन के आंसर को अगर इतने पार्ट्स में डिवाइड करके आप लिखते जाएंगे तो आपका आंसर जो है वो बहुत बड़ा होता जाएगा। आपको इतनी ही तैयारी करके जानी है, इससे ज़्यादा कुछ खास ऐसा है नहीं। और जो क्वेश्चन आपके पास गेस्ट पेपर होगा उसमें जो क्वेश्चन आगे में इंपॉर्टेंट लिखा होगा उन्हीं सब को करके जाना है। वैसे मैंने आपको इंपॉर्टेंट बता भी दिया, और बिजनेस रेगुलेटरी एंड फ्रेमवर्क से रिलेटेड पिछले वीडियोस को भी अगर आप देखेंगे तो उससे भी आपको बहुत सारा आइडिया हो जाएगा। तो आई होप कि इतने के बाद आपको कुछ ना कुछ आइडिया मिला होगा कि कैसे करके आप टॉपिक को कवर करें। तो आज की इस क्लास में हम लोग इतना ही करते हैं, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, गुड बाय।